मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर जुड़े हैं। सर, हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 22 जनवरी को काला दिन मनाया गया और लगभग ट्विटर में 80,000 के लगभग ट्वीट भी किए गए। आखिर क्या कारण था कि काला दिन मनाया गया? कि देश में जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, वो सरकार लगातार देश के जो मौलिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को धार्मिक मुद्दों में उलझाने का काम कर रही है। जी। और उसी का एक शो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर किया गया। चूंकि जो पिछले 9 साल से सरकार रही है, उसने लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया, तो अभी उनके पास में जनता के बीच में जाने का कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए जी। वो धार्मिक मुद्दों के आधार पर आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। खास तौर से जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं या फिर इनके बाहर भी जो वंचित समूह के लोग हैं, उन लोगों को गुमराह करके उनका वोट लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जैसे एक लंबे समय से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला उठाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति का देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी देश में जानवरों की गिनती तो होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। ओबीसी को संख्या के अनुपात में हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मगर वो नहीं मिल रहा है। जी। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी चुप है। जब देश में मंडल कमीशन की लड़ाई 90 के दशक में चल रही थी, ओबीसी को हक अधिकार देने का, तो उस समय भी आरएसएस बीजेपी के द्वारा बाबरी मस्जिद गिरा करके उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी, दबाने की कोशिश की गई थी। और आज जो मंडल पार्ट 2 जाति आधारित जनगणना का जो आंदोलन है, ये मंडल पार्ट 2 है। तो जो मंडल पार्ट 2 की लड़ाई ओबीसी के हक अधिकार को लेकर चल रही है और देश में ओबीसी समाज इसको लेकर लामबंद हो रहा है, तो मंडल पार्ट 2 की लड़ाई को कमजोर करने के लिए, मतलब ओबीसी के हक अधिकार के आंदोलन को कमजोर करने के लिए फिर से ये नाटक नौटंकी की जा रही है। तो इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, वो इसके विरोध में है। और हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि ये हमारे हक अधिकारों की बलि चढ़ाने के लिए ये सारा ना ये किया जा रहा है। सर, हमारे दूसरा जो पास महत्व लगातार खबरें आ रही दूसरा है कि आपके लोगों को भी डिटेन करने का काम किया गया, 18-18 घंटे रखा गया। इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि देश में हमारी जो गौरवशाली विरासत है, वो तथागत बुद्ध और अशोक की गौरवशाली विरासत है। भारत में जो बड़े-बड़े नेता हैं, इवन प्रधानमंत्री जी भी जब विदेशों में जाते हैं, तो अपने को गौरव महसूस करते हैं वहां पर कि हम तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के देश के रहने वाले हैं। लेकिन वही लोग अपने ही देश में जो तथागत बुद्ध की गौरवशाली विरासत है, उस विरासत को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे अयोध्या जो है, उसका पुराना नाम साकेत है और साकेत जो है, ये बुद्धिस्टों का ऐतिहासिक स्थल है। और साकेत में 16 वर्षावास तथागत बुद्ध ने किया था। तो इसके अनुसार ये ऐतिहासिक स्थल हमारी गौरवशाली विरासत है। इस हमारी गौरवशाली विरासत को भी दबाने का और नष्ट करने का काम हो रहा है। लॉकडाउन में जब समतलीकरण का काम चल रहा था, तो जमीन के नीचे जो खुदाई हो रही थी, उस समतलीकरण के दौरान बुद्धिस्टों के तमाम अवशेष वहां से निकले थे। तो इन तमाम बातों के आधार पर एक तो हमारे हक अधिकारों की बलि चढ़ाने का काम किया जा रहा है, दूसरा जो हमारी गौरवशाली विरासत है तथागत बुद्ध की, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो इन सब के विरोध में हम लोगों ने ब्लैक डे 22 जनवरी को घोषित किया था। और इस घोषणा से आरएसएस बीजेपी के लोग इतने ज्यादा डर गए
कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती से डिटेन करने का काम किया, कई कई घंटे तक पुलिस थाने में बिठाने का काम किया, कुछ जगह बिना कोई मामला बने ही एफआईआर जी, दर्ज करने का काम किया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो हमारा आंदोलन हमने घोषित किया था 22 जनवरी को, जो हमने काला दिवस घोषित किया था, उस काला दिवस की का प्रभाव इतना था, लोग इतना ज्यादा इस बात से सहमत थे हमारी बातों से, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को जबरदस्ती से रोकना पड़ रहा था। क्योंकि लोग विरोध में थे, तो इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोगों को लग रहा था विरोध कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए, इसलिए वो जबरदस्ती से इसको रोकने के काम पर लगे हुए थे। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, अब इनकी आइडियोलॉजी को समाज में स्वीकार्यता नहीं है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये जबरदस्ती से अपनी आइडियोलॉजी मनवाने का काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जी, बात यह है कि ये लोग डरे हुए लोग हैं, डरपोक टाइप के लोग हैं, और इसलिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान और लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। ये बात भी इस बात से साबित हो गई, क्योंकि आर्टिकल 19 में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। हम लोगों ने अगर ब्लैक डे कहा, तो ब्लैक डे कहना कोई अपराध नहीं है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हम लोगों ने उस दिन को ब्लैक डे घोषित किया, ब्लैक डे के रूप में मनाया। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों को रोकने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा पुलिस को आगे करके किया गया, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, और इससे ये बात साबित होती है कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान विरोधी लोग हैं। दूसरा जो जी, महत्वपूर्ण मामला है, प्रधानमंत्री जी बार बार भाषण देते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों के लिए जगह होती है, इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। केवल सत्ता पक्ष ही सरकार चलाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए विपक्ष को भी महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में होती है। तो अगर सत्ता पक्ष ने का ये मत था, तो विपक्ष के जी, लोगों का भी मत होता है अपना, तो विपक्ष के लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है, यही लोकतंत्र होता है। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जिस प्रकार से हम लोगों को अभिव्यक्ति की और हम लोगों को अपना मत व्यक्त करने से रोकने की कोशिश किया, अपनी अभिव्यक्ति करने की कोशिश, रोकने की कोशिश किया, इससे ये बात करना चाहते हेलो, हैं, और जो वो कहें वही होना चाहिए, जो वो कहें वही सबको मानना चाहिए। जैसे पहले राजा होते थे, तो राजा का जो आदेश होता था वो सबको मानना चाहिए, जो नहीं मानेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। तो उस प्रकार का राजतंत्र स्थापित करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के भी विरोधी हैं और संविधान के भी विरोधी हैं। लेकिन ये देश संविधान से चल रहा है, इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने संविधान के विरोध में जाकर आरएसएस बीजेपी के इशारे पर से डिटेन किया है, या हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, उन पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी। लगातार आप अपने स्पीचेस में ईवीएम के विरोध में बात करते हैं और 21 जनवरी को वावन विक्रम साहब आंदोलन लेके जा रहे हैं चुनाव आयोग कार्यालय में, तो क्या आप भी समर्थन दिए हैं? 31 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर होने जा रहा है, बहुत बड़ा महामोर्चा जा रहा है, और इस जी, महामोर्चे का नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस मोर्चे का पूरी ताकत के साथ समर्थन कर रहा है। पूरे देश भर में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वेलविशर हैं, सपोर्टर हैं,
वो 31 जनवरी के मोर्चे को सफल बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और आगे की लड़ाई में जो वामन मेश्राम साहब का निर्देश होगा उसके आधार पर हम लोग उस लड़ाई में बड़ी से बड़ी ताकत में शामिल रहे, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी जो लड़ाई है, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मामला है वो ईवीएम का ही मामला है। ईवीएम जो है ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये संविधान के लिए घातक है, ये लोगों के हक अधिकार के लिए घातक है और इसकी वजह से तानाशाही पैदा हो रही है। तो ये जो तानाशाही ईवीएम ने पैदा किया हुआ है, इस तानाशाही को रोकना जरूरी है, नहीं तो ईवीएम की वजह से लोकतंत्र कब राजतंत्र में बदल जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ईवीएम हटाना जरूरी है और ये केवल वामन मेश्राम जी की या हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश भर के तमाम लोग जो लोकतंत्र में, संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों की लड़ाई है। तो हम तो आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग जो देश में संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, उन सभी लोगों को 31 जनवरी के इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ समर्थन करना चाहिए और इसमें ज्यादा संख्या में शामिल होना चाहिए। सर, एक तरफ देखा जाए चुनाव आयोग गांव-गांव जाके कैंपेनिंग कर रहा है, ईवीएम के प्रति लोगों को विश्वास दिला रहा है और आप लोग चुनाव आयोग कार्यालय गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ईवीएम गांव-गांव जा रहा है, मगर जो मौलिक मुद्दे हैं उस पर ईवीएम के पास कोई जवाब नहीं है। जी। जो चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर गांव-गांव जा रहा है, तो उस पर चुनाव आयोग के पास मौलिक मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हम बटन कहीं दबाते हैं, दिखता हमें पेपर ट्रेल में है और काउंटिंग दूसरे की होती है। बटन दूसरी जगह दबता है, दिखाई दूसरी जगह देता है और काउंटिंग दूसरी जगह की होती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, ये सिस्टम पारदर्शी सिस्टम नहीं है और इस पर हम लोगों को यकीन नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कहा था कि मतदाताओं का जो यकीन है वो ईवीएम पर नहीं है, इसलिए मतदाताओं का जो यकीन है उसको रीस्टोर करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल लगाया जाए, मतलब वीवीपैट लगाया जाए और इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेपर ट्रेल की कागजी मतपत्रों की गिनती किया जाए। लेकिन अब कागजी मतपत्रों की तो गिनती हो नहीं रही है। हमको जो देखकर यकीन हो रहा है, हमको क्या देखकर यकीन हो रहा है कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिला। जो कागजी मतपत्र है, जो कि पेपर ट्रेल में निकल रहे हैं, उन कागजी मतपत्रों को देखकर हमें ये यकीन हो रहा है कि हमने जिसको वोट दिया उसी को वोट मिला है। लेकिन काउंटिंग उसकी नहीं हो रही है, काउंटिंग उसकी हो रही है जहां हमको दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब पारदर्शिता नहीं है। तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो चुनाव आयोग उसमें कामयाब नहीं है। चुनाव आयोग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है, ये बात इसके आधार पर कही जा सकती है और इसलिए लोग चुनाव आयोग की दलीलों से संतुष्ट नहीं है और लोग असंतुष्ट हैं।